इससे पहले हम लोग इस पर 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज बढ़ते हैं हम लोग अपने 4th लेक्चर की तरफ। ठीक है भाई, पहला प्रॉब्लम हमारा, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation of two variables for this information and draw its graph. तो ब्रीफली इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। टैक्सी फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, ₹8 है एंड सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए ₹5। ठीक है, और टोटल फेयर जो है इसको कंसिडर करना है एज ₹y and the total distance should be considered as x kilometer. Now draw a table, put these values: total distance, fare first kilometer, fare for subsequent kilometers and the total fare, that is y actually. ठीक है भाई, इस तरह का एक पैटर्न हम लोग नोटिस करते हैं। तो इस पैटर्न से एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है y इक्वल टू क्या होगा, 8 + 5 × x - 1। ये जो 5 × x - 1 किए, क्योंकि सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए हमारा ₹5 है। सब्सिक्वेंट किलोमीटर जो होगा ये टोटल किलोमीटर्स का एक कम होगा, 1 माइनस। इफ वी हैव टोटल distance is x kilometer, then the total number of subsequent kilometers is x - 1 and the total fare is 5 × x - 1 plus 8, the fare for the first kilometer. ठीक है भाई, इसी को समझने में परेशानी है। अब यहाँ x और y का कोई भी डिजायरेबल वैल्यू ले लीजिए, एक टेबल बना लीजिए और ऐसा x और y के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और फिर x y के लिए भी कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ठीक है, ये काम आसान है, ऐसा हम लोग पहले बहुत सारा कर चुके हैं। ठीक है भाई, नाउ पुट दिस वैल्यूज इन द ग्राफ। ग्राफ लेना है ऐसा, और उसमें ये सारा पॉइंट्स जो है 0, 3, -1, -2, -2 एंड -7 इसको लोकेट करना है एंड ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग ऑल सच पॉइंट्स। प्लेस द इक्वेशन साइड बाय साइड विद द ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको दिक्कत है इसमें? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which this data satisfies. You may take their contribution as ₹x and y. Now draw the graph for the same. इक्वेशन इसका क्या होगा, इसका हम लोग ब्रीफली एक सोल्यूशन देखते हैं। यामिनी और फातिमा कंट्रीब्यूशन को हम लोग x एंड y मान लेते हैं, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किया। इसके लिए जो लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, x + y = 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x के लिए या फिर y के लिए इस इक्वेशन को लिखते हैं और फिर एक टेबल बनाते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में इसका वैल्यूज डालते हैं और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को भी लिखते हैं। ठीक है भाई, जो काम बहुत आसान है हमारे लिए। अब हमारे पास 0, 0, 100, 0, 50, 50 ऐसा 3 कोऑर्डिनेट्स आया। अब ये देख करके लग रहा होगा कि इतना बड़ा वैल्यू को हम लोग ग्राफ में कैसे प्लॉट करें, है ना। ग्राफ में जो हमको इसमें स्लॉट्स लेना है वो 50 का स्लॉट्स लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 का स्लॉट्स नहीं लेना। जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 का स्लॉट्स ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करना है, 50 के मल्टीपल्स में स्लॉट्स ले लेंगे। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो ऐसा हम लोग 50 का स्लॉट्स, 25 का स्लॉट्स, 100 का स्लॉट्स, ऐसे स्लॉट्स लेंगे तो इस तरह का बड़ा वैल्यूज को भी हम लोग छोटे ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से ये 3 पॉइंट्स मिला, इसको हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे और जो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 100 उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर लिख देंगे। इस तरह से ये हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure A and figure B. Now first of all, for figure A, y = x, x + y = 0
y इक्वल टू 2x और 2x 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। बताना है कौन सा परफेक्ट है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे 1 और -1 के लिए जो यहाँ हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है, क्या ये इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं। इस इक्वेशन को y इक्वल टू x पे क्या 1 और -1 इक्वल है, क्या 1 और -1 इक्वल है, तो हम लोग देखते हैं क्या इक्वल नहीं है, इसीलिए पहला इक्वेशन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होता है, क्या 1 प्लस -1 इक्वल 0 हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए, नाउ फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर एंड बी। ठीक है, हमारे पास फिगर बी है, फिगर बी में 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, -1 3 0 2 एंड 2 0। अब हमको चेक करना है कि इस 4 इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशंस इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशंस में x और y का वैल्यू डालना है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब करेक्ट इक्वेशन हमारे पास नहीं। ठीक है भाई, तो हम लोग इसको बारी बारी से चेक कर लेंगे। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए, फिर y इक्वल टू एक्स माइनस 2 के लिए, फिर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 के लिए, और फिर y प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है, बारी बारी से हम लोग चेक करते जाएंगे और चेक करेंगे क्या ये इक्वेशंस करेक्ट है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वेयर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, चलिए बढ़ते हैं। इन कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ये फॉर्मूला भाई ये याद रखना है, ये आपको क्लास में साइंस पढ़ने के समय भी काम देने वाला है ना। F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, या इसको हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, हम लोग इसको सिंपली लिखते हैं 9C/5 प्लस 32। ठीक है भाई, 9C/5 प्लस 32 ऐसे यार। ठीक है, 9C/5 प्लस 32। ठीक है, now draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. अब इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं जहां हम लोग सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को फारेनहाइट या सेल्सियस के लिए लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑलरेडी हमारा फारेनहाइट के लिए लिखा हुआ है। अब हम लोग कुछ एक वैल्यू लेते हैं सेल्सियस में और फारेनहाइट में, है ना। सेल्सियस में लेते हैं, उसका फारेनहाइट वैल्यू फाइंड करते हैं। इस तरह से हमारा सी और एफ का वैल्यू आता है। हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते थे एक्स और वाई की जगह सी और एफ के टर्म में। ठीक है भाई, अगर किसी को यहाँ समझने में परेशानी है तो बता। इस तरह से हमारे पास सी और एफ का 3 मिल गया, पहला -40 -40 10 50 एंड 40 10। ठीक है, अभी वैल्यू है, हम लोग ग्राफ लेंगे और ग्राफ में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। जो सेगमेंट है ये हम लोगों को वैल्यू दे करके लग रहा है कि हम लोगों को एटलीस्ट 10 या 20 का इंटरसेप्ट लेना चाहिए, इससे हमको बनाने में सुविधा होने वाली है। ठीक है भाई, अब ये सारा पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे कनेक्टिंग ऑल सच पॉइंट्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब देखिए ग्राफ बनाने से क्या फायदा हो गया, you have not to calculate again and again। अब यहाँ दिया वैल्यू, क्या दिया, सेंटीग्रेड में दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किधर है भाई, सेंटीग्रेड में हम लोग जाएंगे, सेंटीग्रेड हमारा किधर था, चेक कर रहे हैं। तो 30 डिग्री पर जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ये कहाँ जाकर के मीट कर रहा है इस एक्सिस को, इस पॉइंट पर से। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पर, तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं इट इज नियर अबाउट 85। अगर 30 डिग्री वैल्यू है तो उसका फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितना हो जाएगा 85। 40 है, 40 से जाएंगे यहाँ यहाँ, इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है भाई, समझ बात आई, किसी को समझने में दिक्कत है, परेशानी है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग ग्राफ से सॉल्यूशन आसानी से पता कर सकते हैं। नाउ इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है कितना 95, यहाँ देखो 95, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये जाकर के हमारा 95 नीचे होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
ताकि ये इस इक्वेशन को मीट करे। जहां मीट करेगा वहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहाँ? ये कहां पर जा रहा है? लगभग 35 पर। किसी को समझने में दिक्कत है? जो समझने में दिक्कत है तो बताइए। ये क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। ठीक है भाई, चाहे इस तरह का कितना भी क्वेश्चन आ जाए। ये फायदा होता है ग्राफ से। एक बार ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद जितना भी सॉल्यूशंस चाहिए एक क्लिक में हमारा आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, है ना? ये क्लास 9th का 4th चैप्टर का क्वेश्चन है ना। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, नहीं ये क्लास 9th है वर्क एनर्जी का, है ना। W इक्वल टू क्या होता है? सिंपली देंगे वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन हम लोग W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई, ऐसा मानते हैं। वही लिखा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी W इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, है ना। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फोर्स अप्लाइड। कैसे कह रहा है ना, द वर्क डन, क्या लिखा? क्या लिखा? If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, ये वर्क डन जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। नहीं, ऐसा लिख रहा है, जितना ज्यादा फोर्स क्या है, यहाँ कांस्टेंट फोर्स है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एस। एस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेयर कांस्टेंट क्या हमारा? फोर्स, है ना। ठीक है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। फोर्स को 5 यूनिट्स कांस्टेंट लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। थैंक यू। थोड़ा सा ध्यान को स्थिर करेंगे, सवाल समझ में आएगा। परेशान रहने से सवाल समझ में नहीं आता, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग तेजी से। x को हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस और y को ले लेते हैं हम लोग वर्क डन। ठीक है, इसको हम लोग w और s लेकर के भी बना सकते हैं। Therefore, according to the problem, the equation will be y equal to kx, where k is a constant that is expressed in terms of force, है ना, that is given 5 यूनिट। y equal to क्या हो गया? 5x। किसी को समझने में दिक्कत है क्या? फिजिक्स में हम लोग देखे थे, जहां भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इक्वल का सिंबल यूज करते थे, वी हैव टू यूज अ कांस्टेंट। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर ग्राफ बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल, पुट दिस वैल्यूज x एंड y एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स x y। सारा वैल्यू लिखेंगे, x के लिए अगर 1 लिया तो y के लिए क्या होगा, वगैरह वगैरह करके। ये सब हम लोग कई बार कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और इसके वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे, जो काम है हमारे लिए बहुत ही आसान। ठीक है भाई, तो अब ये सारा कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे और एक लाइन को ड्रॉ करेंगे दैट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स, है ना। और इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ पर लिखो। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी? अब क्या है, फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स पे जाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से करेंगे, ग्राफ को टच करेगा। अब देखना है y पे कहां जाकर के मिल कर रहा है, मिट कर रहा है, 10 यूनिट्स पर कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट्स होगा तो वर्क डन कितना होगा? बहुत अच्छा। किसी को समझने में परेशानी है? और डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट्स, वर्क डन विल बी, बहुत अच्छे, शाबाश, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास।